पढ़े बातें हो गई। चलो अपन स्टार्ट करेंगे आज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनि का मतलब वन। जब आपको वन वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, एक वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन को। जो अभी तक अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी में अपन को सिर्फ एज, सिर्फ वेट, सिर्फ हाइट, सिर्फ एक ही वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता था। तो एक ही वेरिएबल जब गिवन होता है तो उसे क्या कह देते हैं? यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। देन होता है आपका मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट, मल्टी का मतलब क्या होता है आपका? मोर देन वन। जब एक से ज्यादा वेरिएबल का को डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो उसे क्या कह देते हैं? मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। एक होता है आपका बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाई का मतलब क्या होता है? टू। जब एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो उसे क्या कह देते हैं? बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, और बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये दोनों के दोनों बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होते हैं। बाईवेरिएट मतलब इन दोनों में क्या होंगे? टू टू वेरिएबल्स अपन को गिवन होंगे और अपन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। कल अपन ने देखा ही था कोरिलेशन में अपन को एक्स गिवन था तो वाई भी गिवन था। दो दो वेरिएबल्स अपन को क्वेश्चन में गिवन थे। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? मतलब एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? कॉज एंड इफेक्ट। एक के कॉज की वजह से दूसरे को क्या इफेक्ट होता है उसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन मैं बात करूं आपकी हाइट और वेट की, जनरली माना जाता है कि आपकी हाइट बढ़ती है उसकी वजह से आपका क्या बढ़ता है? वेट भी बढ़ता है। तो एक में चेंज होने की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइस एंड डिमांड। तो जनरली प्राइस बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। एक के कॉज की वजह से दूसरे को क्या इफेक्ट हो रहा है उसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस के कॉज की वजह से डिमांड को क्या इफेक्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में अपन क्या निकालते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है वो अपन निकालते हैं कोरिलेशन से। देन रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्टिंग the value of dependent variable when the value of independent variable is given
provided that both the variables are mathematically associated. क्या मतलब होता है रिग्रेशन का? यहाँ दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो किसी और पे डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो दो वेरिएबल्स है, एक है डिपेंडेंट एक है इंडिपेंडेंट। वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो अपन डिपेंडेंट की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जब अपन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो डिपेंडेंट की वैल्यू क्या होगी वो अपन यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट, ये दो वेरिएबल्स हैं। मैं मानकर चलती हूँ कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट करूंगी उससे जस्ट डबल मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 का है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 लाख का। अगर इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 4 लाख का। अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 लाख का। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। जबकि जो प्रॉफिट है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, जो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट में। तो प्रॉफिट की वैल्यू को आप प्रिडिक्ट करेंगे रिग्रेशन के अंदर, अनुमान लगाएंगे। जब अपन को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी होगी तब प्रॉफिट की क्या वैल्यू होगी वो अपन यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं। और उस प्रिडिक्शन को क्या कहा जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक में चेंज होने की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन। एंड रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन। जब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी तब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी वो प्रिडिक्ट करना, वो अनुमान लगाना, उसे क्या कह देते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कह देते हैं। देन एक होता है, ये सारी थ्योरी पढ़ा रही हूँ बच्चों अभी मैं। एक होता है आपका बाइवेरिएट डेटा। बाई का मतलब दो। जब आपको दो वेरिएबल्स का डेटा साइमल्टेनियसली दे रखा हो, जब आप दो वेरिएबल्स का डेटा एक साथ साइमल्टेनियसली कॉनकरेंटली कलेक्ट कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, बाइवेरिएट डेटा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, कॉनकरेंट मतलब एक साथ। जब अपन को दो वेरिएबल्स का डेटा साइमल्टेनियस एक साथ दे रखा हो तो उसे क्या कहते हैं, बाइवेरिएट डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से इको और स्टैट के मार्क्स एक साथ पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं श्रुति के पास गई, मैंने कहा बेटा इको में बताओ स्टैट्स में बताओ। फिर मैं नेक्स्ट बच्चे के पास गई, मैंने कहा बेटा इको में बताओ स्टैट्स में बताओ। फिर मैं नेक्स्ट बच्चे के पास गई, मैंने कहा बच्चे इको में बताओ स्टैट्स में बताओ, इको में बताओ स्टैट्स में बताओ, इको में बताओ स्टैट्स में बताओ। तो दो वेरिएबल्स का डेटा आप एक साथ कलेक्ट कर रहे हो, कॉनकरेंटली साइमल्टेनियसली इकट्ठा कर रहे हो। तो उस तरीके के डेटा को क्या कहा जाता है, बाइवेरिएट डेटा कहा जाता है। इसी के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको बोला जाता है जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो बाइवेरिएट डेटा के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। बाइवेरिएट डेटा क्या होता है, जब दो चीजों का डेटा साइमल्टेनियसली कॉनकरेंटली कलेक्ट किया जाएगा तो उसे क्या कह देते हैं, बाइवेरिएट डेटा। और उसी के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। देन अपन ने पढ़े थे यूनिवेरिएट डेटा। यूनि का मतलब क्या होता है, जब एक वेरिएबल का आपको डेटा दे रखा हो। तो यूनिवेरिएट डेटा भी दो तरीके का, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं।
एक तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकली पढ़ना है, एक होता है आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ मुझे दे रखा है, टोटल 10 स्टूडेंट्स के मुझे मार्क्स गिवन है, इक्वल स्टार्ट्स इक्वल स्टार्ट्स इक्वल स्टार्ट्स। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल मतलब उसने कहा सपोज फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक्स के मार्क्स का आप क्या बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, सिर्फ इको के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। अब ई को मैंने 1 से क्लास इंटरवल बना ली, लाइक 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। अब उसका अगर मैं टैली बनाती तो इस बच्चे के इको में कितने हैं बच्चों, इस बच्चे के इको में कितने हैं, फर्स्ट बच्चे के 9, तो ये बच्चा इस ग्रुप में आ जाता। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 10, तो ये इस ग्रुप में आ जाता। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 2, तो ये बच्चा इस ग्रुप में आ जाता। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 4, तो ये इस ग्रुप में आ जाता। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 6, तो ये इस ग्रुप में आ जाता। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 7, तो ये इस ग्रुप में आ जाता है। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 8, तो ये इस ग्रुप में आ जाता है। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 2, तो ये इस ग्रुप में आ जाता है। इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 5, और इस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने हैं 8। अगर इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो 0 2 2 2 एंड 4। अब आपके पास क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आप इसका मार्जिनल मीन या फिर मार्जिनल स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। कुछ भी कभी भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा इस क्वेश्चन का, सिर्फ आपको थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा अपन ने एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर दे दिया। अगर अपन को कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यहां बना लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। जब किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इको के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कब, जब उस बच्चे के स्टैट्स में मार्क्स ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। जिन जिन बच्चों के स्टैटिस्टिक्स में 5 से ज्यादा नंबर हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों के इकोनॉमिक्स के मार्क्स का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब मैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। कंडीशन क्या है, स्टैट्स में आपके 5 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अपन ने 1 से क्लास इंटरवल बना ली, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। अब इसका टैली बनाते हैं। जिन बच्चों के स्टैटिस्टिक्स में 5 से ज्यादा होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के मुझे इकोनॉमिक्स में मार्क्स कंसिडर करने हैं। फर्स्ट बच्चे के क्या इकोनॉमिक्स में 5 से ज्यादा है, स्टैट्स में 5 से ज्यादा है, हाँ स्टैट्स में कितने हैं इसके 8, तो उसके इको में कितने मार्क्स आए 9, इसको कंसिडर कर लिया। सेकंड बच्चे के क्या स्टैट्स में 5 से ज्यादा है, हाँ तो इसके इको में कितने हैं 10, अपन ने उसको कंसिडर कर लिया। थर्ड बच्चे के एग्जैक्टली 5 मार्क्स आए, 5 से ज्यादा नहीं है, तो इस बच्चे को कंसिडर ही नहीं करेंगे अपन अपने डिस्ट्रीब्यूशन में। फोर्थ बच्चे के भी स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं 5 मार्क्स हैं, तो इस बच्चे को भी अपन कंसिडर ही नहीं करेंगे। इसके क्या 5 से ज्यादा है स्टैट्स में, हाँ तो इसके इकोनॉमिक्स में कितने हैं 6, मैंने इस बच्चे को भी कंसिडर कर लिया। क्या इस बच्चे के स्टैट्स में 5 से ज्यादा है, नहीं, अपन इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्या इस बच्चे के स्टैट्स में 5 से ज्यादा है, हाँ तो इसके इकोनॉमिक्स में कितने हैं 8 मार्क्स, अपन ने इसको कंसिडर कर लिया। क्या इस बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में 5 से ज्यादा है, हाँ 5 से ज्यादा है। इसके इकोनॉमिक्स में कितने हैं 2 मार्क्स, मैंने इस बच्चे को भी क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। क्या इस बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में 5 से ज्यादा है, हाँ तो इसके इकोनॉमिक्स में कितने हैं
5 मार्क्स हैं, इस बच्चे को भी आपने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। क्या इस बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में 5 से ज्यादा है? नहीं, तो आप इस बच्चे को कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दे तो 0 1 1 1 एंड 3। अब आपके पास क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आप यहाँ पे कंडीशनल मीन एंड कंडीशनल स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो अपने यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल मतलब सिंपल सा एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। कंडीशनल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कंडीशन जैसे अपन ने ले ली कि उसके स्टैट्स में कितने होने चाहिए, 5 से ज्यादा, उसी बच्चे के इकोनॉमिक्स में मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। तो अभी तक अपन ने जो जो थ्योरी पढ़ ली रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का गिवन होता है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देन मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक से ज्यादा वेरिएबल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जब एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स का अपन को डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देन कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन कह देते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कह देते हैं। देन रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन। आपको दो वेरिएबल्स गिवन होंगे रिग्रेशन एनालिसिस में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड करता होगा और इंडिपेंडेंट जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता होगा। तो जब अपन को इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो डिपेंडेंट की वैल्यू क्या होगी उसका अनुमान लगाना, उसको प्रिडिक्शन करना इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। देन अपन ने पढ़ा बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा क्या होता है, जब दो चीजों का डेटा साइमल्टेनियसली कॉनकरेंटली एक साथ इकट्ठा किया जाएगा तो उसे क्या कह देते हैं, बाईवेरिएट डेटा कह देते हैं। देन बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाईवेरिएट डेटा के ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जॉइंट फ्रीक्वेंसी। क्या हो बेटा उनको पढ़ रहे चलो बाई, कितना अच्छा तरीका है, तो पढ़ भी लो सो भी जाओ, पता ही नहीं चले। हाँ लिख रहे थे, अच्छा लिख लो बेटा आराम से लिखो। हाँ, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाईवेरिएट डेटा के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे बाईवेरिएट, वो देखो मूवी देख रहे हैं वो लास्ट में दोनों बच्चे तनीषा और अनुष्का मस्त पसर के बैठे एकदम रिक्लाइनर्स पे बैठे एकदम, महंगी वाली सीट ली है उन्होंने एकदम। ये बच्चे सब सारी सस्ती वाली सीट पे बैठे आगे आगे, एकदम ऐसे पैर वैर फैला के एकदम लेट के एकदम मस्त। बेटा मजा आ रहा है शो में? हाँ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मंगवाए, चलो। फिर अपन ने पढ़ा यूनिवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल मतलब सिंपल से अपन को एक वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया, वो बना दिया। कंडीशनल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन जब अपन कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मैंने कहा जिस बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में 5 से ज्यादा आएंगे सिर्फ उसी बच्चे के इकोनॉमिक्स में मार्क्स मुझे कंसिडर करने और किसी बच्चे के मुझे कंसिडर नहीं करने। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते। क्लियर है बच्चों? अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कोरिलेशन।
कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन कह देते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कितनी तरीके के कोरिलेशन होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी अगर इंक्रीज हो रहा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, मतलब जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों वेरिएबल्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? अपन नेगेटिव कोरिलेशन कह देते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, और एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो गया बच्चे? दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, और एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव का अगर अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे कि हाइट एंड वेट। जनरली हाइट इंक्रीज होती है तो उसके साथ आपका वेट भी इंक्रीज होता है। दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम है तो इसीलिए से क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। दोनों वेरिएबल्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे अपन? नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में अगर अपन एक और एग्जांपल ले, एज ऑफ अ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो बच्चों वाइफ की भी एज बढ़ेगी। एज तो दो जने, कोई भी दो जने ले लो, एक जने की एज बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता दूसरे की कम होएगी। तो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसे क्या कह देंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइस एंड सप्लाई। पढ़ा था अपन ने, तो उसकी प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी बढ़ाता है, और प्राइस कम होती है तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई भी कम करता है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? आपका पॉजिटिव कोरिलेशन का हो गया। तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मेजर्स मतलब कोरिलेशन निकालने के कितने तरीके होते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के तीन तरीके थे, मीन, मीडियन, डिस्पर्जन के दो थे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट के चार थे, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। और रिलेटिव के भी चार थे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वैसे ही कोरिलेशन निकालने के कितने तरीके। मेजर्स मतलब जो हम पढ़ेंगे, और टाइप्स अलग चीज होती है, मेजर्स अलग होते हैं। टाइप मतलब कितने तरीके के कोरिलेशन होते हैं, और उनको कितने तरीकों से फाइंड आउट किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। चार मेजर्स होते हैं कोरिलेशन के। स्कैटर डायग्राम, गाल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ concurrent deviations and सॉरी एक भूल गई, स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे ये चारों। तो कोरिलेशन निकालने के चार मेथड्स होते हैं, स्कैटर डायग्राम, गाल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम। देखो, स्कैटर डायग्राम जब दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप चाहे लीनियर हो,
चाहे नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी बोला जाता है। कैसी भी रिलेशनशिप हो दोनों वेरिएबल्स में, हर केस में आप स्कैटर डायग्राम निकाल सकते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, हर केस में निकाल सकते हो, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर। यहाँ आप नेचर ऑफ कोरिलेशन भी बता सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब उसका नेचर पॉजिटिव में है या फिर उसका नेचर नेगेटिव में, ये अपन आसानी से बता सकते हैं। बट एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आई वो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे कल अपन ने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए तो उसमें आपकी वैल्यू आ रही थी 0.81, 0.93, 0.67, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे थे। स्कैटर डायग्राम, डायग्राम है, नाम में डायग्राम आ रहा है, मतलब डायग्रामेटिकली अपन देखेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पे अपन एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन मतलब उसके बीच में एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है वो मैं पता नहीं लगा सकती, बट उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अपन आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम का एक ही लिमिटेशन होता है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब स्कैटर डायग्राम में कौन से होते हैं स्कैटर डायग्राम? सबसे पहले अगर आपके दोनों वेरिएबल्स के पॉइंट्स लोअर लेफ्ट टू अपर राइट लाई कर रहे हैं, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, अगर इस तरीके से दोनों वेरिएबल्स के पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो आर, आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। और इसका नेचर कैसा होगा, ये कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर आपके पॉइंट्स लोअर लेफ्ट से अपर राइट जा रहे हैं तो आर, आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आर की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी हमेशा और 1 से छोटी होगी, और नेचर ऑफ द कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आपके पॉइंट्स अपर लेफ्ट टू लोअर राइट जा रहे हैं, अगर आपके पॉइंट्स अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट की तरफ आ रहे हैं, तो आर की वैल्यू हमेशा -1 से तो बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, और इनके बीच का कोरिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और नेगेटिव को इनवर्स कोरिलेशन भी बोला जा सकता है। अगर आपके पॉइंट्स, अगर आपके पॉइंट्स नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या होती है, +1, और इसे बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। अगर आपके पॉइंट्स ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो आर की वैल्यू होगी -1, और इसे क्या बोला जाता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी बोला जाता है। अगर आपके पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट कोई शेप नहीं बना पा रहे, अगर आपके पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बट नो शेप, कोई शेप नहीं बना पा रहे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0, और इस तरीके के कोरिलेशन को 0 या फिर कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं नेचर तो बता पा रही हूँ, मतलब मैं ये बता पा रही हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उसकी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे नहीं बता पा रही। तो ये होता है स्कैटर डायग्राम। क्या पढ़ा अपन ने स्कैटर डायग्राम में, अगर आपके पॉइंट्स लोअर लेफ्ट, सब याद रखना एमसीक्यू में वो कैसे भी पूछ लेता है, अगर पॉइंट्स लोअर लेफ्ट ऊपर राइट जा रहे हैं तो मतलब कैसा कोरिलेशन उनके बीच में, पॉजिटिव, आर की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अगर पॉइंट्स अपर लेफ्ट से लोअर राइट जा रहे हैं तो आर की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी, और इनके बीच का कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर पॉइंट्स नीचे से ऊपर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आर की वैल्यू +1 और उसके बीच का कोरिलेशन कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव।
अगर पॉइंट्स ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो आर की वैल्यू -1 और उसकी वैल्यू उसका नेचर कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपके पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कोई भी शेप नहीं बना पा रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और उनके बीच का कोरिलेशन क्या हो जाएगा, 0 कोरिलेशन या फिर कर्वीलिनियर कोरिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने नेचर तो बता दिया कोरिलेशन का कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उसकी एग्जैक्ट, उसकी एक्सटेंट ऑफ वैल्यू कितनी एग्जैक्ट में वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहे। क्लियर है, समझ बेटा एक ही में दो ही सर। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेजर दैट इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। कार्ल पियर्सन पूरा नाम याद रखना है, क्यों एग्जाम में वो बोल देगा फाइंड आउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो भी कार्ल पियर्सन निकालना है। फाइंड आउट द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो भी कार्ल पियर्सन निकालना है। फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो भी कार्ल पियर्सन निकालना है। तो पूरा नाम हमें याद रखना है। वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, सिर्फ प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, या कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो कोई भी नाम इसके लिए काम में ले सकता है। ये कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर कौन सा था, अर्थमेटिक मीन। डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर कौन सा था, स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे कोरिलेशन निकालने का सबसे अच्छा मेजर कौन सा होता है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे आप कोरिलेशन तभी निकाल सकते हो जब उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लीनियर। अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो उस केस में कार्ल पियर्सन नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पे आप नेचर भी बता पाओगे कैसा कोरिलेशन है, बट उसकी एक्सटेंट कि उसकी एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू क्या आ पाई वो भी आप उसको यहाँ पे बता पाओगे। तो यहाँ पे नेचर एंड एक्सटेंट दोनों चीजें बताई जा सकती। तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है बेस्ट मेथड है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ लीनियर होनी चाहिए और नेचर के साथ उसकी एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है वो भी यहाँ पे बताया जा सकता है। इसका फॉर्मूला आर, कोरिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। फॉर्मूला होता है आर सीओवी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जो कल अपन ने प्रैक्टिकल सीखा है। सीओवी एक्स कॉमा वाई को रीड किया जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई बाय स्मॉल एन माइनस का एक्स बार इंटू वाई। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय स्मॉल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा वाई आई स्क्वायर बाय स्मॉल एन माइनस का वाई बार का होल स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, इसका ये तो अपन प्रैक्टिकल सीख चुके हैं। कार्ल पियर्सन निकालने का ही बच्चों दूसरा मेथड भी होता है, दोनों से आंसर सेम आते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, आपको लर्न दोनों करना है। दूसरा मेथड क्या होता है, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं इससे निकाल कर देखते हैं अपन, जो आपको इजी लगे उससे आप कार्ल पियर्सन निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको x दे दिया, y दे दिया, लाइक 5 10 15 20 25, लाइक 8 16 24 32 एंड 40। ये x दे दिया, ये y दे दिया, मुझे कार्ल पियर्सन निकालना है, अपन इस मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले ये क्या कहता है, सिग्मा एक्स वाई निकालो, तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कैसे करोगे, 5 इंटू 8 m प्लस 10 इंटू 16 m प्लस 15 इंटू 24 m प्लस
20 into 32 m प्लस एंड 25 into 40 m प्लस, और फिर क्या दबा दो आप, MRC दबा दो। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? हाँ आ गई। अब ये कहता है सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ दी एक्स, कितना आएगा सम ऑफ दी एक्स? सिर्फ सम ऑफ दी एक्स कितना आएगा? 75। फिर ये कहता है सिग्मा बाय मतलब सम ऑफ दी बाय कितना आएगा? 120। सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फिर ये कहता है अंडर रूट एन, एन पता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई का स्क्वायर मतलब 5 इंटू एम प्लस 10 इंटू एम प्लस 15 इंटू एम प्लस 20 इंटू एम प्लस 25 इंटू एम प्लस, और फिर क्या दबा दो, MRC दबा दो। तो एक्स 13 एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई सिग्मा एक्स आई तो 75 है ही, उसका स्क्वायर निकाल देंगे। फिर ये कहता है एन सिग्मा वाई आई स्क्वायर, तो वाई आई का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे? 8 इंटू एम प्लस 16 इंटू एम प्लस 24 इंटू एम प्लस 32 इंटू एम प्लस 40 इंटू एम प्लस, और फिर क्या दबा दो, MRC कितनी आएगी? 3520। अब अपन निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट एन, एन मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, एन सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई? 2200 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 75 इंटू सिग्मा वाई कितना है 120 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन मतलब 5 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है 1375 माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। बच्चों ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, समझ पा रहे हो? एक तो एक्स आई का स्क्वायर करने के बाद सम किया, और एक एक्स का सम करने के बाद उसका स्क्वायर किया, दोनों अलग अलग बातें होती है। यहाँ पे एक्स का सम करने के बाद स्क्वायर कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करने के बाद सम कर रही हूँ। कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। इनटू एन, एन मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा बाय आई स्क्वायर कितना है 3520 माइनस सिग्मा बाय आई का होल स्क्वायर 120 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये टर्म पूरी पूरी एक साथ कैलकुलेटर पे करो। नीचे वाली पहले कैलकुलेटर पे करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? नीचे वाली कैलकुलेटर पे 75 इंटू फिर किस में डाल दो, एम प्लस, फिर 5 इंटू 1375 माइनस का MRC इज इक्वल्स टू फिर अंडर रूट करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? हाँ 5 अब ये वाली टर्म निकालो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली, 120 इंटू एम प्लस 5 इंटू 3520 माइनस का MRC इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 56.568 आ गई। अब ऊपर वाली वैल्यू निकालो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे, 75 इंटू 120 एम प्लस 5 इंटू 2200 माइनस MRC इज इक्वल्स टू, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी? अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो, फाइनल मुझे कोरिलेशन निकाल कर बताओ। 2000 डिवाइडेड बाय 35.355 फिर डिवाइडेड बाय 56.568, एग्जैक्टली 1। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। मैं यहाँ पे उसका नेचर बता सकती हूँ, नेचर कैसा है इसका? परफेक्ट पॉजिटिव, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी आएगी तो उसका नेचर हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी आएगी तो उसका नेचर हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर नेचर भी बता सकते हैं, और उसकी एक्सटेंट ऑफ वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट में कितनी वैल्यू है वो भी आसानी से बताई जा सकती है। तो ये मेथड से भी आंसर वही आता है, और अगर अपन वो वाला मेथड करते जो कल सीखा था, R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x, y divided by standard deviation of x into standard deviation of y,
उससे भी आंसर आपका सेम आता है। मेरे को लगता है ये वाला मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जल्दी हो जाएगी, ज्यादा इजी, क्योंकि सारी वैल्यूज अपनी कैलकुलेटर्स पे निकल जाएंगी। तो जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, बट लर्न आपको दोनों होने चाहिए। चलो अब अपन सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हाँ जी बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पहली प्रॉपर्टी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर यूनिट फ्री मेजर। देखो इसका नाम क्या है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लास्ट में क्या आया, और रिलेटिव मेजर जितने भी पढ़े थे, ये याद करने का तरीका है, तो लिंकिंग नहीं है, मैं लिंकिंग बिठा रही हूँ आपको याद कराने के लिए। रिलेटिव मेजर्स जितने भी पढ़े थे वो सारे कोफिशिएंट्स थे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वो कोफिशिएंट थे। वहां पर ने पढ़ा था रिलेटिव यूनिट फ्री होते हैं और एब्सोल्यूट यूनिट डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ भी कोफिशिएंट आ गया, इसलिए ये मेजर भी कौन सा हो गया, यूनिट फ्री मेजर हो गया। यूनिट फ्री मतलब यहाँ पे भी रुपीज, किलोग्राम, लीटर, मीटर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। सेकेंड प्रॉपर्टी कार्ल पियर्सन की जो है कि आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, बिटवीन द -1 टू +1 इंक्लूसिव बोथ। मतलब आर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, +1। आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और कोरिलेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -1, या इन दोनों के बीच की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। कभी भी आर की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं आएगी और कभी भी आर की वैल्यू -1 से छोटी नहीं आ सकती है। +1 -1 आ सकता है, एग्जैक्टली +1 आएगा तो उसको बोला जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर उसकी वैल्यू -1 आएगी तो उसे बोला जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसको बोला जाएगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, +1 से -1 के बीच में, इंक्लूसिव बोथ। मतलब इसकी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, +1, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, -1, या इसके अलावा इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट इसके बाहर की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। कभी भी आर की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं आ सकती और कभी भी आर की वैल्यू -1 से छोटी नहीं आ सकती। ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से सीखनी है ये प्रॉपर्टी। कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर not affected by change of origin and change of scale, but they are affected by change in sign of scale. If u is equals to x minus a by b, v is equals to y minus c by d, and if b and d दोनों के सेम साइन, तो आर यू बी क्या हो जाता है, जो आर एक्स वाई दे रखा होगा। इफ बी एंड डी दोनों के आपके अपोजिट साइन, तो आपका आर यू बी क्या हो जाएगा, -(r(x(y) हो जाएगा। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, correlation coefficients are not affected by change of origin and change of scale. origin का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो इसको दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता, ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से ना मल्टीप्लिकेशन डिविजन से, बट उसको फर्क किससे पड़ता है, चेंज इन साइन ऑफ स्केल। स्केल का जो साइन है उससे फर्क पड़ता है।
अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय बी, और अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है v इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बाय डी, और अगर ये जो b और d दोनों के साइन सेम, सेम का मतलब या तो दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, तो आर यू बी क्या हो जाएगा, जो आपको आर एक्स वाई दे रखा था। अगर दोनों के साइन अपोजिट, मतलब एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, तो आर यू बी क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ आर एक्स वाई हो जाएगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके? बताऊंगी, क्या प्रैक्टिकल सिखाऊंगी भी। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ यू एंड बी। चलो अपन क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों इसके। फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन दे दिया 3u प्लस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7b प्लस 8y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। आपको दे रखा है आर एक्स वाई 0.83 और आपसे क्या पूछा गया, आर यू बी पूछा गया। पहले सीख लो फिर लिख लेना आराम से, टाइम दे दूंगी। अब अपन क्या करेंगे, अपन कन्वर्ट करेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय बी। ये वाली जो u वाली इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कन्वर्जन होगा, देखो u वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सब कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड। तो 3u को इधर रहने दो, 7x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता है कि x के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो x का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाना है तो मुझे सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस के 7 से। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 3/7 u इज इक्वल्स टू x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8/7। अब ये कहता है u के पहले भी कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो u का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाना है तो सबको किससे डिवाइड कर दो, माइनस के 3/7 से। इससे ये कैंसिल, तो u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8/7 डिवाइडेड बाई माइनस का 3/7। अब ये वाला फॉर्मेट और जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट था वो सेम सेम सा हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, बी। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करो, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बाय डी की फॉर्म। अब v वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो, माइनस का 8y और 10 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 10। अब ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दूंगी, माइनस के 8 से। इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 7/8 v इज इक्वल्स टू y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10/8। आ रहा है बच्चों समझ में? अब ये कहता है v के पहले भी कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो v का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दो, माइनस के 7/8 से। तो ये कर दिया, मेरा क्या बचा, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस 10/8 डिवाइडेड बाई माइनस का 7/8, ये क्या हो गया, d। मुझे इन वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट को ना तो चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ रहा है, ना ही चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ रहा है, उसको चेंज इन साइन ऑफ स्केल, स्केल का साइन क्या है, तो यहाँ पे b का साइन क्या है, माइनस, और d का साइन क्या है, माइनस। मुझे सिर्फ ये साइन से मतलब है, कुछ नहीं। तो अपन ने पढ़ा था अगर b और d दोनों के सेम साइन होते हैं, यहाँ दोनों के सेम साइन है, हाँ या ना, तो आर यू बी क्या हो जाता था, जो आपको आर एक्स वाई दे रखा होगा, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ यू एंड वी क्या हो जाएगा आपका, 0.83 ही हो जाएगा। ये 0.83 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी आप एक दो क्वेश्चंस जब करेंगे, और एग्जांपल सिखाऊंगी, जब आप एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसमें एक पैटर्न होता है वो पता चलने लग जाएगा, और आप सोचेंगे कि हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, मैम क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है। बच्चों डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें ये कैलकुलेशन कर कर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर कर ही आंसर लिखना है। ऐसा क्यों मैडम, जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे तो मैं वहां सेम प्रॉपर्टी कराऊंगी, तब वहां मैं आपको नहीं सिखाऊंगी ये कन्वर्जन। अगर आपको ये कन्वर्जन यहाँ आ गया तो वहां आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी।
इसीलिए सब लोग कंपल्सरीली क्लास में इक्वेशंस में कन्वर्ट कर कर ही क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्टली पैटर्न देखकर वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ये लिखना है तो लिख लो, फिर एक और सिखा रही हूँ क्वेश्चन इसका, ये लिख लो फटाफट। देख लिया? चलो एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को दे रखा होगा 12x प्लस 5u माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 8v माइनस 15y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ मुझे दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा rxy क्या दे रखा है 0.63 और आपको क्या निकाल कर देना है rub निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले अपन कन्वर्ट करेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय बी, तो ये u वाली टर्म इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, u वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो। तो 5u इधर रहेगा, 12x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये कहता है x के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो x का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया -12 से, तो ये हो गया माइनस का 5/12 u इज इक्वल्स टू x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस का 7/12। अब ये कहता है u के पहले भी कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो u का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दो माइनस के 5/12 से उसको डिवाइड कर दो, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस का 7/12 डिवाइडेड बाय माइनस का 5/12, ये आपका क्या आ गया बच्चों b, आ रहा है समझ में। अब अपन नेक्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं b इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बाय डी की फॉर्म में, तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, नीचे वाली b वाली टर्म,
अब ये b वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो। तो 15 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर दिया 15 से। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 8/15 b इज इक्वल्स टू y माइनस का 10/15। अब ये कहता है v के पहले भी कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो v का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड करना है 8/15 से। इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा v इज इक्वल्स टू y का y माइनस 10/15 डिवाइडेड बाय 8/15 और ये क्या हो गया आपका d हो गया। अब अपन ने पढ़ा था अगर b और d, इसका साइन क्या है बच्चों प्लस और इसका साइन क्या है माइनस, तो अगर b और d दोनों के साइन क्या आते हैं अपोजिट, तो आर यू बी क्या हो जाता था माइनस ऑफ आर एक्स वाई हो जाता था। तो आर यू बी क्या हो जाएगा आर एक्स वाई कितना दे रखा 0.63, तो माइनस ऑफ 0.63 आपका आर यू बी हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर बी और डी दोनों के साइन सेम, तो आर यू बी वही होता है जो आपको आर एक्स वाई दे रखा होता है। अगर दोनों के साइन अपोजिट, तो आर यू बी क्या हो जाता है माइनस ऑफ आर एक्स वाई हो जाता है। आ गया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। उनको चेंज ऑफ ओरिजिन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। चेंज ऑफ स्केल में चेंज होने की वजह से उनको फर्क, सॉरी, they are not affected by change of origin and change of scale, they are affected by change in sign of scale। ना तो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन का फर्क पड़ता, ना ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फर्क पड़ता, उनको स्केल का जब साइन चेंज हो जाता है उसकी वजह से फर्क पड़ता है। अगर u इज इक्वल्स टू x माइनस ए बाय बी है और v इज इक्वल्स टू y माइनस सी बाय डी है, और अगर b और c d दोनों के साइन सेम, तो आर यू बी क्या हो जाता है जो आपको आर एक्स वाई दे रखा होगा। अगर दोनों के साइन अपोजिट, तो आर यू बी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चंस करें। चलो आप लोगों के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वो सॉल्व कर लो। उसके 10 पार्ट है, पूरे क्वेश्चन की कन्वर्ट कर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करना है अभी इसका साथ इसी तरीके से करना है जैसे बताया है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर ही करना है।
चॉकलेट तो नहीं छोटे बच्चे हो क्या चॉकलेट तो नहीं बन
जिनका क्वेश्चन पूरी कर देंगे। जिनका क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन 1 and 2 भी कंप्लीट कर लेंगे।
ऑनलाइन वाले बच्चों चैट में आंसर्स भेजो। के फर्स्ट का क्या आंसर पॉइंट, सेकंड का 0.51, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सेवन, सिक्स का 0.5। बेटा माइनस का क्या आएगा? सेकंड पार्ट का प्लस का ही 0.51 आएगा क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। तो आर यू बी माइनस ऑफ आर एक्स वाई हो जाएगा। तो आर एक्स वाई ऑलरेडी माइनस में था तो उसके आगे और माइनस लगाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा बेटा। ठीक है चमन? सब आंसर मैच कर लो अपने। कल मैंने थ्योरी सुनूंगी जितनी भी आज मैंने पढ़ाई है पूरी लिस्ट रिग्रेशन की। कौन तो यही करवा देगी ना
जिनका 8 कंप्लीट हो जाए फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्ट कर दे। एट के सेवेंथ पार्ट का क्या आंसर है? एट का 9 10 9 जो आंसर कर लो। कंबाइंड फॉर्मूला कोरिलेशन का नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, देखकर सही कर लो। कोरिलेशन का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो ये वाला है, नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो वो सही कर लो। वेरी गुड चमन। बाकी आज मयंक और नंदिनी रिप्लाई नहीं कर रहे।
फर्स्ट का आंसर क्या है? 9। सेकेंड का? बच्चों आंसर जो करते चलो। यही घर है आपका गेम जब पर आपका लंच ब्रेक हो जाएगा 20 मिनट का, फिर मेरी होगी चालू डेट 20 मिनट हो जाएंगे 5-5 मिनट। ठीक है
चलो जिसके जो रह गए घर से कंप्लीट करना है।